वेलकम फ्रेंड्स। मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें एक राजा की कहानी सुनाई जाती है जिसकी एक पत्नी थी और दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती थी। इतना सब होते हुए भी राजा को कभी मन की शांति नहीं मिल पाई। उसने कई मंदिरों में दर्शन किए और अलग अलग तीर्थों में गया। उसने हर वो कदम उठाया जो वेदों में लिखा था, पर फिर भी उसकी आंखों की नींद और मन को शांति नहीं मिली। तभी राजा को एक तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मार्गदर्शन करने वाले पिता का आशीर्वाद और माँ की ममता जब तक नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारे मन को शांति का आभास नहीं होगा। इसलिए इसे पाने के लिए राजा खुद निकल पड़ता है। वो कई सारे तीर्थ स्थलों पर जाता है, कई गुरुओं से मिलता है, पर फिर भी उसके मन को सुकून नहीं मिलता। इस धरती पर मुझे सुख या शांति देने वाला कोई स्थान नहीं। ये सोचकर राजा सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। एक दिन राजा को जंगल के बीचों बीच एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। वो उस पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मानो उस राजा को वो खुशी, सुकून और शांति मिल गई हो जिसकी अब तक उसको तलाश थी। तभी वहां एक ट्राइब के कुछ लोग आ जाते हैं जो उस पत्थर को ही अपना भगवान मानकर उनकी पूजा किया करते थे। इसलिए राजा उनसे हाथ जोड़कर कहता है, तुम्हारा राजा होने के नाते मेरी विनती है कि इस देव को मुझे सौंप दो। उसके बदले में जो भी तुम चाहोगे वो मैं दूंगा। गांव का एक आदमी हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि आपको जो मांगना हो मांगिए, लेकिन हमारे देव पंजुर्ली को मत मांगिए। इस जंगल में यही है जो हमारी रक्षा करते हैं। उसी टाइम देव पंजुर्ली वहां खड़े एक आदमी के अंदर आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए राजा से कहते हैं, तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैं इस गांव का पंजुर्ली हूँ। अगर मैं तुम्हें सुख शांति दूं तो बदले में तू इन गांव वालों को क्या देगा। राजा जिस सुख शांति का एहसास कर चुका था, उसके लिए पंजुर्ली को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब देव पंजुर्ली बहुत जोर से चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं, जहां तक मेरी आवाज गूंज रही है वो सारी जमीन तुम्हें इन गांव वालों को दान करनी होगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन एक बात और याद रखना, मेरा उग्र रूप गुलिका देव भी मेरे साथ ही आएगा। अगर तुमने कभी ये वचन तोड़ा तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन गुलिका नहीं करेगा। इस वचन को निभाने का वचन देकर राजा देव पंजुर्ली को अपने साथ अपने महल में ले जाने लगता है। और उस दिन के बाद से राजा की जिंदगी में सुख शांति की कभी कोई कमी नहीं रही। उसी दिन से जंगल के पंजुर्ली देव मिले राजा को और राजा की जमीन मिली गांव वालों को। अब कहानी शिफ्ट होती है 1970 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं एक आदमी अपने बच्चे शिवा को इस राजा की कहानी सुना रहा है। वो ये भी बताता है कि उस दिन के बाद से राजा के महल में एक उत्सव होता चला आ रहा है। शिवा उनसे सवाल करता है, जब राजा ने अपनी जमीन गांव वालों के नाम कर दी थी तो उसके वंशज अब जमीन लौटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। इस पर शिवा की माँ कहती है, जमीन तो उनकी ही है, इसलिए वापस मांगना कोई गलत बात नहीं, पर हम देव पंजुर्ली की सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाएं भी कहां। इसी गांव में भूताकोला नाम का एक नृत्य होता था, जिसमें एक आदमी देव की तरह तैयार होकर नृत्य करता था, फिर उसमें देव खुद प्रवेश करते थे। ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चली आ रही थी। मतलब जो भी आदमी नृत्य करेगा उसी की अगली संतान इस प्रथा को आगे परफॉर्म करेगी। इसलिए अब शिवा के पिताजी इस प्रथा को निभाते हुए देव की तरह तैयार होकर नृत्य कर रहे होते हैं। ये प्रथा कई सालों से चली आ रही थी, इसलिए इसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे। बड़े धूमधाम से भूताकोला मनाया जा रहा था। वहां बैठे एक आदमी को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है, जो राजा की पीढ़ी से संबंध रखता था। वो वही इंसान था जो गांव वालों से सारी जमीन वापस लेना चाहता था। उसे इन सब प्रथाओं और देव के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब हम देखते हैं शिवा के पिता जो भूताकोला परफॉर्म कर रहे थे, उनके अंदर देव पंजुर्ली आ जाते हैं। तो वो सभी से सवाल करते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो बताए। अब वही आदमी कहता है उसे अपनी जमीन वापस चाहिए, क्योंकि वो इन गांव वालों की नहीं है।
बल्कि मेरी है। इस पर देव पंजुर्ली कहते हैं कि राजा ने वो जमीन खुद ही इन गांव वालों को दी थी। तुम्हें जमीन तो वापस मिल जाएगी, लेकिन जो सुख शांति मैंने तुम्हारे परिवार को अब तक दी है, क्या वो तुम मुझे वापस कर सकते हो? तब वो आदमी कहता है कि अगर तुम वापस नहीं दिला सकते तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा। जिस पर पंजुर्ली कहते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा, ये जमीन गांव वालों की ही है। वो आदमी अब मजाक बनाते हुए कहता है, ये सारी बातें नृत्य करने वाला बोल रहा है या सच में कोई दैव है? पंजुर्ली कहते हैं, अगर तुमने मुझे दोबारा कभी भी देखा तो समझ लेना कि तुमसे बात करने वाला एक नृतक है। इतना कहते ही देव पंजुर्ली एक मसाल लेकर जंगल की ओर भागते हैं। उनके पीछे शिवा और बाकी सारे गांव वाले भी भागते हैं। जंगल के बीचों बीच आते ही देव पंजुर्ली वहां एकदम से गायब हो जाते हैं। वहां बस अब आग की लपटें ही बची थी। ये देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि शिवा के पिता सिर्फ नृत्य नहीं करते थे, बल्कि उनके अंदर सच में देव पंजुर्ली आते थे। ये बात तो साबित हो गई, पर शिवा ने अपने पिता को खो दिया। आगे देव पंजुर्ली ने जैसा कहा था वैसा ही होता है। वो जमीन वापस मांगने वाला राजा का वंशज अदालत की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करते हुए वहीं खत्म हो जाता है। ये सब गुलिका देव ने गुस्से में किया था। अब कहानी बढ़ती है और हमें 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं गांव में एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें भैंसों की दौड़ हो रही है। कई गांव वाले इसमें हिस्सा लेते हैं। अब वहां इस समारोह का मुख्य अतिथि देवेंद्र आता है, जिसे सब साहब कहकर बुला रहे हैं, और इसका पिता वही आदमी था जो दान की हुई जमीन वापस लौटाने के लिए कोर्ट की सीढ़ियों पर खत्म हो गया था। अब भैंसों की दौड़ शुरू होती है। हम शिवा को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है। गांव के सभी लोग उसे लफंगा समझते हैं, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करता, बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। शिवा का स्वभाव काफी गुस्से वाला था। उसे सिर्फ उसकी माँ ही रोक पाती थी। भैंसों की दौड़ के दौरान शिवा बाकी लोगों से काफी आगे था, पर एक आदमी सुधाकर बेईमानी से उसे हरवा देता है, जिस वजह से शिवा वहां भी मारपीट करने लगता है। वो सुधाकर और देवेंद्र के लोगों की जमकर धुनाई करता है। हालांकि आगे हमें पता चलता है कि शिवा खुद भी देवेंद्र के लिए ही काम करता है। देवेंद्र भी उसे काफी मानता था। वह अपने लोगों को डांट लगाता है कि शिवा कोई पराया नहीं है। वो उसे फर्स्ट प्राइज देकर कोला फेस्टिवल के लिए कुछ पैसे देता है। गांव वाले भी देवेंद्र की काफी रिस्पेक्ट करते थे, ये सोचकर कि वो अपने पिता जैसा लालची नहीं है, बल्कि सबकी हेल्प करता है। अब एक दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में सुअर का शिकार करने का प्लान बनाता है। रात होने पर वो सभी शिकार पर जाते हैं। तभी शिवा को एक सुअर दिखाई पड़ता है। वो सुअर शिवा को घूरे जा रहा था, लेकिन इन सब बातों की फिक्र ना करते हुए शिवा उस पर गोली चला देता है। पर शिवा के दोस्तों को वो सुअर दिखाई ही नहीं दे रहा था। शिवा ने देखा गोली लगने के बाद वो सुअर गायब हो गया। अब वो सब एक दूसरे सुअर का शिकार करके उस जंगल से वापस लौट जाते हैं। अब रात होने पर शिवा को एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है वो एक बच्चा है और वही सुअर उसके सामने खड़ा उसे घूर रहा है। ये सपना उसके लिए इतना डरावना था कि उसे पसीना आने लगता है। फिर वो जाकर अपनी माँ के पास सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को देखते हैं। गवर्नमेंट उस पूरे जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहती थी। वहां के इलीगल कब्जे को खत्म करने का काम मुरली का था। मीटिंग में भी उससे कहा जाता है कि गांव वालों से बात करो और इस मैटर को जल्दी से सुलझाओ। सुअर के शिकार वाले इंसिडेंट के अगले दिन फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को उसी जगह पुराना मुकुट मिलता है जो कोला फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहनते थे। ये मुकुट शिवा के पिता का था, जो उन्होंने गायब होने वाली रात को पहना था। अब हम देखते हैं भूता कोला फेस्टिवल मनाने का समय आ जाता है। गांव वाले उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार कोला यानी नृत्य शिवा का चचेरा भाई गुरुवा कर रहा है, क्योंकि कोला वही कर सकता था जिस इंसान का मन साफ हो और जो सभी रस्मों को सही से मानकर फॉलो करता हो। वैसे तो ये कोला शिवा को करना चाहिए था, क्योंकि उसके पिता ही हमेशा से कोला परफॉर्म करते थे, पर शिवा मना कर देता है। वो बोलता है कि कोला के चक्कर में मेरी माँ का पति गायब हो गया, इसलिए मुझे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना।
दूसरी तरफ हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे शिवा बचपन से ही चाहता था। वो अपनी फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके गांव आ गई थी। अब उसे देखते ही शिवा उसके साथ फ्लर्ट करना चालू कर देता है। जैसे ही आतिशबाजी शुरू होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को लगता है कि जानवरों को इन आवाजों से परेशानी होगी, इसलिए ये सब रोकने के लिए वो भी उत्सव में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बम पटाखे फोड़ने के लिए मना करता है। कहता है कि क्या बम पटाखे की आवाज आएगी तभी तुम्हारे देव नृत्य करेंगे। वो सबको धमकाता भी है, अगर शोर करते रहे तो कोला फेस्टिवल ही बंद करवा दूंगा। अब ये सुनकर शिवा और फॉरेस्ट ऑफिसर में तनातनी हो जाती है, लेकिन देवेंद्र बीच में आकर मामला शांत करवा देता है और भूता कोला अच्छे से पूरा होता है। अब अगले दिन लीला अपने पिताजी के साथ शिवा के पास आती है। उसके पिताजी उससे मदद मांगते हैं कि वो लीला को वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दे। अब शिवा तो लीला को पसंद करता था, इसलिए वो देवेंद्र का सोर्स लगाकर लीला को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्हीं के गांव में भर्ती करा देता है। इसके बाद से ही लीला भी शिवा को पसंद करने लगती है। अब वो और शिवा रोज मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर गांव में आता है और कहता है कि जहां पर ये गांव बसा है वो जमीन सरकार की है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे खाली करना होगा। इस बात को सुनकर गांव वाले पुलिस का विरोध करने लगते हैं। इसी बीच पुलिस ऑफिसर और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। शिवा को जब ये बात पता चलती है, वो गुस्से में दौड़ते हुए आता है, फिर वहां सबको मारना शुरू कर देता है। अब मुरली गन का डर दिखाकर शिवा को गांव वालों के साथ मिलकर बंधवा देता है, फिर जमीन की मार्किंग करके चला जाता है। लीला को भी मुरली का ऑर्डर फॉलो ही करना पड़ता है, जो वो नहीं करना चाहती थी, पर जिस पोस्ट पर वो थी उसे ये करना पड़ता है। रात होने पर लीला जब शिवा के पास खाना लेकर आती है तो गुस्से में वो खाना फेंक देता है। अब वो लीला को धक्का मारकर गिरा देता है, क्योंकि उसने मुरली का साथ दिया, इसलिए सब लोग उसे ताने दे रहे थे। वैसे इसमें लीला की कोई गलती नहीं थी, वो तो मजबूर थी, पर ये बात कोई नहीं समझ रहा था। अब अगले दिन मदद के लिए गांव वाले साहब के पास जाते हैं, मतलब देवेंद्र के पास। देवेंद्र सभी की मदद करने के लिए मान जाता है। वो एक वकील को बुलाकर सभी गांव वालों से उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने को कहता है। अब गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वकील सभी गांव वालों के पेपर्स लेकर उनके अंगूठे के निशान लगवा लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि देवेंद्र का अपनी बीबी के अलावा एक अफेयर और भी था, जहां वो अकेले शिवा के साथ ही जाता था। एक रात जाते समय शिवा ने देवेंद्र से मुरली को हटाने के लिए बोला, तो देवेंद्र उसे आइडिया देता है कि अगर मुरली जंगल में गैर कानूनी काम नहीं रोक पाएगा तो उसे वैसे भी हटा दिया जाएगा। तब से शिवा जंगल में सभी गैर कानूनी काम करना शुरू कर देता है। इधर मुरली शिवा और उसकी टीम को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, पर वो उसे नहीं मिलता। एक दिन सुधाकर, जो शिवा से पहले से ही चिढ़ता था, मुरली को शिवा की लोकेशन बता देता है। अब दूसरी तरफ शिवा अपने आदमियों के साथ मिलकर एक पेड़ काट रहा था। उसे जैसे ही मुरली के बारे में पता चलता है, वो सब छुप जाते हैं। तभी वहां आधा कटा हुआ पेड़ सीधा मुरली की जीप पर गिरता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। अब पकड़े जाने के डर से सब देवेंद्र के पास जाते हैं, जो उनको जंगल में कुछ दिन के लिए छुपने के लिए कह देता है। शिवा और बाकी लोग ऐसा ही करते हैं, पर पुलिस उन सब के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। ऐसे ही एक दिन शिवा चुपके से अपनी माँ और लीला से मिलने आता है। बाकी सब लोग भी अपने परिवार से मिलने जाते हैं। मौका पाकर मुरली सबको पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि गुरुवा, जो शिवा का चचेरा भाई था, उसे अपने सपने में देव दिखाई देते हैं। वो तुरंत देवेंद्र को फोन करके बोलता है कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। देवेंद्र उसे दूसरे दिन मिलता है और अपनी जीप में बिठाकर गांव के बाहर ले जाता है। वहां उसे 5 एकड़ जमीन का लालच देकर कोला करते टाइम एक नाटक करने के लिए कहता है। देवेंद्र कहता है कि वो देव बनकर झूठ बोले, लोगों से उनकी जमीन देवेंद्र को देने के लिए कहे। लेकिन जब गुरुवा इसके लिए मना कर देता है तो देवेंद्र उसे मारकर उसी जगह फिकवा देता है जहां पर कोला परफॉर्म किया जाता था। तब यहाँ हम सबको समझ आता है कि देवेंद्र बस बाहर से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था।
वो भी अपने पिता की तरह ही गांव वालों से जमीन वापस लेना चाहता था। उधर शिवा अपने सपने में फिर से पंजुर्ली देव को देखता है, जो आज खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि उनका नृत्य करने वाला गुरुवा मारा गया। नेक्स्ट सीन में जब मुरली जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, तब उसे पता चलता है कि वो सारी जमीन ऑलरेडी देवेंद्र के नाम हो चुकी है। मतलब जब देवेंद्र ने सभी गांव वालों के साइन करवाए थे, तब वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि चालाकी से सबकी जमीन अपने नाम करवा रहा था। अब ये बात मुरली को पता चल जाती है, लेकिन वो कहता है अगर ये एरिया रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो गया तो देवेंद्र के पेपर्स वैसे भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मुरली ने इसकी सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। अब ये बात देवेंद्र को भी पता चलती है। वो मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा का इस्तेमाल करने की सोचता है। इसके बाद उसका एक आदमी शिवा को बेल पर बाहर निकलवा देता है। गांव जाने की बजाय शिवा सीधे देवेंद्र के पास आता है, जहां देवेंद्र उसे शराब पीने के लिए देता है। फिर शिवा को बताता है कि उसके भाई गुरुवा को मुरली ने मरवाया है। नशे की हालत में शिवा इस बात पर यकीन भी कर लेता है। मुरली को मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो चिलम पीने के लिए एक लोहार के पास रुकता है, जहां वो लोहार उसे बताता है कि गुरुवा को एक दिन उसने देवेंद्र की जीप में कहीं जाते हुए देखा था, पर वापस लौटते वक्त देवेंद्र अकेला ही था। गुरुवा उसके साथ नहीं था। अब शिवा की आंखें खुलती हैं। वो समझ जाता है कि वास्तव में गुरुवा की हत्या मुरली ने नहीं, देवेंद्र ने की है। इन दोनों की बातें सुधाकर सुन लेता है, इसलिए शिवा को मारने की कोशिश करता है। यहाँ इन सब के बीच बहुत फाइट होती है। इसके बाद शिवा देवेंद्र के घर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बार देवेंद्र के नौकर ने एक गांव वाले को इसलिए मारा था क्योंकि उसने उसके घर के अंदर कदम रख दिया था और देवेंद्र उन सबको छूत समझता था। लेकिन आज शिवा सीधे देवेंद्र के घर में घुसकर उसके यहाँ खाना खाने बैठ जाता है। देवेंद्र भी समझ जाता है कि शिवा को सच पता चल चुका है। अब शिवा देवेंद्र को कोला में आने का चैलेंज करके वापस लौट आता है। रास्ते में उसे अचानक उसके फादर पंजुर्ली देव के रूप में दिखते हैं, जिससे उसकी बाइक स्लिप हो जाती है। जब वो उठकर देखता है तो वहां सच में एक मसाल पड़ी थी, जिसे उठाते ही उसे एक सुअर दिखाई देता है, जिसने देव के आभूषण पहने हुए थे। शिवा को बीच बीच में अपने फादर के गायब होने और एक सुअर के हेलुसिनेशन आते थे, जिसे वो अपना वहम समझता था। इस बार वो सुअर से भागने की बजाय उसके पीछे जाता है, तो वो एक्चुअल में वहीं पहुंच जाता है जहां उसके पिता गायब हुए थे। अब वो समझ जाता है कि ये उसका वहम नहीं था, बल्कि पंजुर्ली देव उससे कुछ कहना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर अब मुरली की मदद मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी गांव वालों के साथ था। वो उनको समझाता है अगर इसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो गांव वालों को गवर्नमेंट से यहाँ रहने की परमिशन मिल जाएगी, तब देवेंद्र भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ समय में शिवा भी वहां पहुंच जाता है, जो ऑलरेडी सब कुछ जानता था। वो सबको बताता है कि गुरुवा की हत्या देवेंद्र ने की है। ये सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी देवेंद्र अपने ढेर सारे आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो सबको बोलता है कि या तो गांव छोड़ दो या फिर मैं सबको मार दूंगा। जिसके बाद उसके आदमियों और गांव वालों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड्स भी गांव वालों का साथ दे रहे थे। दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं, पर देवेंद्र के पास ज्यादा लोग थे तो उसका पलड़ा भारी था। सुधाकर, जो अभी तक देवेंद्र का साथ दे रहा था, सच पता चलने के बाद अब शिवा की मदद करने लगता है। इसलिए देवेंद्र उसे गोली मारकर वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद देवेंद्र का एक बहुत पावरफुल आदमी शिवा को उठाकर देवा के मंदिर में फेंक देता है, जो मंदिर की दीवार तोड़ते हुए मंदिर के पीछे एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे शिवा का सर एक पत्थर से टकराता है और उसका खून उस पत्थर पर लग जाता है। अब वो आदमी शिवा को घसीटकर गांव वालों के सामने ले आता है। देवेंद्र कहता है कि शिवा मारा गया, इसलिए वो सब हार चुके हैं। सारे गांव वाले दुखी हो जाते हैं। शिवा की माँ भी रोने लगती है। अब जिस पत्थर से शिवा के सिर में चोट लगी थी, एक्चुअल में ये वही पत्थर था जिसे राजा अपने साथ लेकर आया था,
मतलब वो देव पंजुर्ली ही थे। अब हमें शिवा के पिता की आत्मा को दिखाया जाता है, जो कोला नृत्य वाली ड्रेस पहनकर शिवा के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं। शिवा तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। शिवा खड़े होते ही देवेंद्र के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देता है। अब हमें ये दिखाया जाता है मानो शिवा के अंदर देव का वही उग्र रूप गुलिका आ गया है, जिसे गांव वाले भी समझ जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब शिवा देखते ही देखते देवेंद्र के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। वो देवेंद्र को भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसने गांव वालों को बहुत बड़ा धोखा दिया था। अब कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां लीला प्रेग्नेंट थी एंड शिवा कोला नृत्य परफॉर्म कर रहा था, जिसमें वो मुरली को धन्यवाद देता है। फिर सारे गांव वालों की जिम्मेदारी मुरली को सौंप देता है। तभी जंगल से उसे उसके पिता की आवाज सुनाई देती है। अब वो भी अपने पिता की तरह ही मसाल लेकर जंगल में भागता है, जहां उसे उसके पिता दिखाई देते हैं। वो दोनों साथ में नृत्य करने लगते हैं, फिर वहां से गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ये कहानी एक आदमी एक बच्चे को सुना रहा था, जो शिवा का ही बेटा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।